दोस्तों, मैं बलराम शर्मा आज डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी के पास हूँ। डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी हरियाणा में परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटियों के वीसी रह चुके हैं और हज़ारों आँखों का ऑपरेशन कर चुके हैं। आई स्पेशलिस्ट हैं। आज हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आज का जो माहौल है, विशेषकर आई फ्लू जो लोगों में चला हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, आई फ्लू आजकल इतना फैला है कि हर घर में किसी न किसी को हुआ, और एक बार एक को हो जाए तो सबको होना ही निश्चित है। जी जी। परंतु मेरा ये मानना है कि लोगों को जिस चीज़ का ध्यान रखना है, वो ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुरू में स्टेरॉयड ड्रॉप्स बिल्कुल मत डालें। जी जी। बिना किसी आई स्पेशलिस्ट को आंखें दिखाएं कोई भी मार्केट से ड्रॉप्स लेकर ना डालें, क्योंकि उन सब ड्रॉप्स के जितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फिर बाद में आँखों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आँखों को लाइटली मत लें इस मामले में जी कि ये मत सोचें कि ये फ्लू है, फ्लू के साथ कई चीज़ें और भी हो सकती हैं। जी। इसलिए जब भी आँखों में लालिमा आए, आँखें सुबह चिपकें, तो नेत्र विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं। और तीसरी बात कि लोग आँखों में छपके लगाने लगते हैं। छपके नहीं लगाने चाहिए, सिर्फ बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए, क्योंकि छपके लगाने से जो आँखों की नॉर्मल इम्यूनिटी है वो भी हम वॉश आउट कर देते हैं। इसलिए आँखों पे काला चश्मा लगाएं, आँखों पे बर्फ़ रखें और ड्रॉप्स अपने नेत्र विशेषज्ञ को पूछकर ही केवल डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लगभग कितने हज़ार ऑपरेशन किए होंगे? मैंने 2.5 लाख से ज़्यादा कर दिया हूँ। 2.5 लाख से? अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी ऑपरेशन करते हैं तो कुछ लोग आँखों के जैसे रगड़ लेते हैं या पानी के छपके मारते हैं, उनसे भी कुछ परेशानी होती है? नहीं, पानी के छपके तो मैंने जैसे कहा कि ये डालना एक मिथ है कि भाई हम वैसे इनको वॉश करते हैं। आइडियली आँखों को एक बार से ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आँखों को धोने से, बार बार धोने से हम आँखों में एक लाइसोजाइम नाम की इम्यूनिटी हमें देता है, जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है। वो नेचुरल जो भगवान ने हमारे अंदर एंटीबायोटिक दिया है वो भी साथ साथ वॉश हो जाता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि आँखों को मत धोएं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो आँख बनी की आपने बात की, अब बनना का ढंग ही बिल्कुल अलग हो गया। जी जी जी। अब अगले दिन से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पहले हम उसमें टांके लगाते थे तो मरीज़ को मना करते थे कि जब तक टांके ना कटें, जब तक प्रॉपर हीलिंग ना हो जाए, तब तक वो आँखों को ना धोए। परंतु अब ऐसा नहीं है, अब सील बंद काम होता है, तो इसलिए कोई ऐसी छपके लगाने की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप 3 यूनिवर्सिटियों के वीसी भी रहे हैं। एजुकेशन के माहौल में आपके दौरान, और आप जैसे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के, तो आप बहुत सर्वे सरवार आपने उठाने में भी अहम भूमिका रही है। आज कितना अंतराल है किस चीज़ में? एजुकेशन में, जो पढ़ाई की तरफ है, जो यूथ है उसकी तरफ है। आज ज़्यादातर यूथ या तो मोबाइल में है या उसमें और नशे की उसमें चला गया है, तो आपका क्या कहना है उसमें? मेरा ये मानना है कि हमने जो कंपटीशन किए हैं, जी जी। जिसकी वजह से बच्चा 8वीं के बाद से क्लास में ही नहीं आता। स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो नॉन अटेंडिंग स्कूल्स हो गए हैं एसेंशली। बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर कोचिंग की तैयारी करवा के, अक्सर आप देखेंगे बच्चे सारे एकेडमीज़ में हैं, कोचिंग क्लासेस में हैं। उससे क्या हो रहा है कि पढ़ने वाले ने तो क्लास में भी पढ़ लेना, और कोचिंग वालों में वहाँ कोई ऐसा टीचर है नहीं जो ये कहे भी रोज़ आना है तुमने या रोज़ करना है तुमने। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चा इधर उधर हो जाता है। विद द रिज़ल्ट, जब 8वीं से 12वीं में बच्चा स्कूल्स में नहीं जा रहा, तो जब वो यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो आज यूनिवर्सिटीज़ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे को क्लास में कैसे लाया जाए, बच्चे को क्लास में कैसे लाया जाए। बच्चों का क्लासेस का जो आना है, एनरोलमेंट है, वो इन जनरल, आप सरकारी की तो बात बाद में करेंगे, प्राइवेट में भी बच्चे को क्लास में लाना आज टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मेरा ये मानना है कि हमें रेगुलर स्कूलिंग से हटना नहीं चाहिए, कोचिंग्स के चक्कर में डलना नहीं चाहिए। और MCQs के जो टेस्ट हुए हैं, मेरे को लगता है कि इसने मेडिकल के बारे में तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि MBBS के बाद भी एक पहले एंट्रेंस टेस्ट है MBBS से, MBBS के बाद फिर एंट्रेंस टेस्ट है, और उसके बाद भी अगर सुपर स्पेशलाइजेशन है तो फिर टेस्ट है। मेरा ये मानना है कि जब हम 12वीं बच्चे को कराते हैं, आखिरकार सेंट्रल बोर्ड है, और सेंट्रल बोर्ड ही इन टेस्ट का एग्ज़ाम लेता है, CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जो मेडिकल एडमिशन्स के हैं, तो हम किसको बिलीव कर रहे हैं?
पहला भी सिस्टम हमारा है, जी जी दूसरा भी हमारा है। जी जी। तो एक को तो हमें मानना मानना ही पड़ेगा, पड़ेगा वो बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसके कितने इम्तिहान हम लेना चाहते जी हैं। जी और इन इम्तिहानों से बच्चा अपनी जो कंसेप्ट्स हैं जी वो नहीं बना पा रहा। बच्चा सिर्फ एमसीक्यूज रट्टे लगाता है, याद करता है। जो आज की पढ़ाई है वो क्रैमिंग की तरफ यानी तोतागिरी यानी सिर्फ रट्टा की तरफ ज़्यादा चली गई है, जबकि होनी चाहिए कंसेप्ट बेस। बच्चा अपने कंसेप्ट्स बनाए, फिर पढ़ाई करे, फिर उसके जवाब दे। हालांकि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा आर्डुअस प्रोसेस है, परंतु जब एक बार बच्चे को कोई टॉपिक समझ में आ जाता है तो फिर वो जीवन भर याद रहता है। ये जो आज की पढ़ाई है वो एग्ज़ाम तक से सीमित है, और एग्ज़ाम भी हमने क्या किया, सिर्फ एग्ज़ाम टेस्ट ऑफ मेमोरी कर दिया। मेमोरी मतलब एक आईक्यू का एक छोटा सा हिस्सा कर दिया हमने, जबकि पढ़ाई में ना केवल आईक्यू इम्पॉर्टेंट है टेस्ट करना, बच्चे का ईक्यू टेस्ट करना, इमोशनल क्वोशंट टेस्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसका एसक्यू सोशल और स्पिरिचुअल क्वोशंट भी टेस्ट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई आजकल है वो केवल और केवल आईक्यू के बेस पे चल रही है, और मेरा ये मानना है कि जब तक हम ईक्यू और एसक्यू को एंटर नहीं करेंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका प्रयास किया गया है कि हम आईक्यू के साथ ईक्यू एसक्यू जोड़ के बच्चे को पढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में बच्चा न केवल अपना जीविका शिक्षा से ग्रहण कर सके, परंतु शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन भी बना पाए। भारत की ये पद्धति रही है कि भारत ने हमेशा जीवन जीने की कला सिखाई है। गुरुकुल जो हमारे होते थे, जहाँ गुरु शिष्य के पास बैठता था, तो गुरु न केवल शिष्य को शिक्षा देता था, परंतु उसको जीवन जीने की कला भी सिखाता था। तो आजकल हमने कहीं ना कहीं जीवन जीने की कला को तो पीछे छोड़ दिया और केवल जीविका को हमने माध्यम बनाया है। और पढ़ाई भी जितनी है वो केवल नौकरी पाने के लिए, दाखिले पाने के लिए, केवल उन तक सीमित रह गई है। तो जब तक हम इस कंसेप्ट को नहीं बदलेंगे, मेरा ये मानना है कि हम अच्छा अपने यूथ को नहीं तैयार कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने मेरे जहाँ तक यादाश्त है कई दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं, उन किस पुस्तकों में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण है, और वहाँ आपको किताब लिखने की रुचि कहाँ से पैदा हुई? और मुख्य रूप से उनका जो मुख्य किताबें हैं उनके प्लीज नाम भी बता। लिखने पढ़ने का शौक़ मेरा बचपन से रहा, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा इतना स्वयं पढ़ते थे और हमें भी पढ़ाते रहते थे। और केवल हमारे जो करिकुलम था, सिलेबस था, वो ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ाते रहते थे। और जहाँ भी जाते, वापसी पे जितने पैसे बचते उनकी पुस्तकें खरीद के ले आते थे। तो हमारे घर में एक ऐसा माहौल बना कि हमारे घर में शुरू से लाइब्रेरी बन गई। तो लिखना पढ़ने का शौक़ पड़ा, पढ़ने से फिर लिखने का, क्योंकि वो हमें छोटी छोटी एक्सरसाइज देते थे, जैसे चाय का कप कैसे बनाना है इस पर लिखो, जूतों को पॉलिश कैसे करना है इस पर लिखो। तो धीरे धीरे वो लिखने की कला डेवलप हो गई। और फिर जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे पास मेरे फादर का देहांत हो गया था, फीस देने के पैसे नहीं थे, तो मैं रेडियो स्टेशन जाने लग गया। आकाशवाणी रोहतक से आपकी शायद शुरुआत हुई? रोहतक से। तो 30 रुपये वहाँ मिलते थे, हर हफ्ते एक प्रोग्राम में करता था, तो महीने के 120 रुपये, और कभी किस्मत हो 5 सोमवार आ जाएँ तो 150 रुपये, तो वो मिलते थे। तो वहाँ से बोलना सीख गए। तो इस तरह से धीरे धीरे पढ़ना, लिखना, बोलना, परंतु उसको मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन के बावजूद भी उसको चालू रखा। पहले जो पुस्तकें मैंने शुरुआत में लिखी, अपने आई को लेकर लिखी। सबसे पहले मैंने आई केयर ही लिखी कि आँखों की देखभाल कैसे की जाए। वो पुस्तक बहुत चली, जेको पब्लिकेशन ने उसे पब्लिश किया। उसके अलावा फिर मैंने बच्चों के लिए प्रैक्टिकल की किताबें लिखी, बच्चों के लिए सिंपल करके आई का, जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे साथ था तब, तो उन बच्चों को भी पढ़ाने के लिए, नर्सिस को पढ़ाने के लिए सिंपल किताबें आँखों के बारे में लिखी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि भी सिर्फ आँखों का बताना ज़रूरी नहीं है, जीवन के बारे में भी बताना ज़रूरी है। तो फिर मैंने बच्चों को ये सिखाना शुरू किया, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि केवल सक्सेस ही नहीं है, लाइफ कैसे मीनिंगफुल बने वो भी महत्वपूर्ण है। तो फिर मैंने थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ किताबें लिखनी शुरू करी। तो सेल्फ मैनेजमेंट एंड गीता मेरी लंदन की पार्लियामेंट में रिलीज़ हुई। फिर मैंने गीता के ऊपर लाइफ स्किल्स फ्रॉम गीता लिखी, जो ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में इंटरनेशनल गीता महोत्सव में जिसका विमोचन हुआ। और अभी मैं थोड़ा सा गीता को और सरलीकरण उसका हिंदी में कर रहा हूँ,
और तो मैंने उसको लिखना शुरू किया, बंसी तो कृष्ण की बजती रही। हाँ, उसमें कविता भी आपने उसको काव्य रूप में लिखना शुरू किया। आपकी कविता भी काफी चर्चित है, वो बंसी तो बजती रही। डॉक्टर साहब आपसे अनुरोध करूंगा 2 लाइन इसकी आप प्लीज अगर कह दें, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी तो अच्छा रहेगा। उसका सिर्फ ध्येय यही है कि गीता का ज्ञान हमें कैसे मिले। जी जी। जैसे संस्कृत में लोगों ने, गीता है हमारी मूल रूप से, संस्कृत के बाद उसके हिंदी अनुवाद किए गए, भावार्थ किए गए, परंतु वो सब मुश्किल पड़ते थे। जी जी। परंतु मुझे लगा कि इसको थोड़ा आसान और किया जाए। जी जी। तो आसान कैसे किया जाए? जी जी। आसान करने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, परंतु फिर मेरे को ये माध्यम कविता का रूप एक बड़ा अच्छा लगा। नहीं, अच्छी कविता है आपकी। फिर मैं जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्व मामका पांडवस्य किम अकुर्वत संजय। जी जी। तो ये संस्कृत में था जी। तो मैंने उसका जो काव्य रूप किया कि धृतराष्ट्र राजा भी था और कौरवों का बाप भी, समझता था हर पुण्य और पाप भी, मोहब्बत में दुर्योधन की अंधे थे, मोह से दबे उसके कंधे थे, बहुत बढ़िया। उसे भी ख्वाहिश थी कि सब जान ले, जी। सभी योद्धाओं को पहचान ले, हुकूमत से कभी वो दरकिनार हुए थे, क्योंकि एक बार पांडु को बना दिया गया, उनसे छोटा था। तो अजीबो गरीब से वे किरदार थे। कुरुक्षेत्र जो चुना था जंग के लिए, उसी क्षेत्र से जले धर्म के दिए, क्योंकि धर्म भी उसी क्षेत्र से जला था और इसीलिए हमने धर्म क्षेत्र कहा। कुरुक्षेत्र जो चुना था जंग के लिए, उसी क्षेत्र से जले धर्म के दिए, नफरतें मोहब्बतों में बदलती रहेंगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी, अधर्म को धर्म में बदलती रहेगी। तो इस ढंग से मैंने इसे करना शुरू किया। तो ऐसे मैंने अभी 4 अध्याय अपने पूर्ण किए हैं। पहले 2 और फिर 12वां बीच में भक्ति योग था। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो वहाँ पे, और आजकल पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो इसमें 15वें अध्याय की महत्व होता है, तो मैंने 15वें अध्याय को। आजकल आप गीता पे विशेष डिबेट वगैरह भी करते रहते हैं, वो जूम वगैरह मीटिंग वगैरह भी करते रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया कई विदेशों से भी आपके उसमें जुड़ते रहते हैं। एक संदेश इसमें क्या देना चाहते हैं आप? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि व्यक्ति को अपने जीवन का ध्येय पता होना चाहिए जी। और जीवन का ध्येय अपने पहले मूल के तरफ चलना। तो गीता हमें हमारे मूल स्रोत की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि आप देखें आज की जो अंधी दौड़ है, जो भौतिकता है, उसमें लोग भाग रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि किधर भाग रहा है। उसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस है ना। सक्सेसफुल धन से तो हो गए हैं जी जी, पर मन अशांत हो गया। तो डॉक्टर मार्कंडे जी आजकल आध्यात्मिकता की तरफ लोगों को, मॉल्स में आपको जाएंगे, चीज़ें बहुत मिलेंगी पर शांति कहीं नहीं मिलेगी। तो गीता एक शांति का माध्यम है, आपको एक शांति देने की कला है, जीवन जीने की कला है, आपको अच्छे संस्कार देती है, आपके अंदर दैवीय गुणों को पैदा करती है। आज आप देखें हर तरफ आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, परंतु अच्छे इंसान नहीं मिल रहे। और यदि अच्छे इंसान हो तो जितने आजकल आपको झगड़े देखने को मिल रहे हैं, जितने आपको कलह मिल रही है, जितने कष्ट मिल रहे हैं, जितना आपाधापी मिल रही है, वो सब समाप्त हो जाए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है थोड़ा सा, मैं क्योंकि आपका बहुत सारे राजनीतिक लोगों से विशेष स्नेह है और आपके कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी, और आरएसएस पार्टी, आरएसएस के साथ तो आपके घरेलू संबंध है। नहीं संबंध मतलब ठीक, हाँ कार्यकर्ता हूँ, यस, इसमें कोई शक नहीं कि हाई लेवल के आपके उसमें संबंध है। तो राजनीतिक में जाने की रुचि है क्या? नहीं, राजनीति नहीं, मैं समाज की सेवा करता आया हूँ, करता रहूँगा। राजनीति मेरा माध्यम नहीं है समाज सेवा का। जी जी। मेरे समाज सेवा के माध्यम है लोगों को जितनी मैं मदद कर पाऊँ और जितना मैं उनको स्पिरिचुअली ग्रो कर पाऊँ। तो अध्यात्म और राजनीति का मेल थोड़ा कम बैठता है जी। हालांकि बिठाने को बिठाया भी जा सकता है। और मेरा ये मानना है कि इस देश में जब तक ब्रह्म सत्ता राज सत्ता पर हावी थी जी, तब तक ये देश बहुत अच्छा चला जी। और जब से हमारे देश की ब्रह्म सत्ता ने राज सत्ता के कदमों में अपने सिर रख दिए हैं, तब से इस देश में दिक्कत तो आई है। तो डॉक्टर साहब एक हल्का सा मेरा और सवाल है, आजकल जो माहौल ख़राब हो रहा है, मैं आपके कहीं किसी का नाम नहीं ले रहा, उस माहौल के पीछे कारण क्या है और लोगों को क्या उस माहौल से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
मैंने तो आपसे पहले ही चर्चा की कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं डिरेल हो गए हैं जी उस डिरेल होने की वजह से हमारे अंदर का जो पेशेंस है, जो हमारा धैर्य है, धीरज है, जी टॉलरेंस है, वो जी। समाप्त हो गई है। जी जी क्यों? जीवन ऐसा हो गया। जी सुबह से आदमी भागदौड़ में चलता है, कुछ ये मोबाइल इंटरनेट इन्होंने जीवन को बदल दिया सबके। फास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं व्यक्ति सुकून से बैठने के लिए ही तरसता है, और क्योंकि हम डिरेल हो गए हैं तो हमारे अंदर का जो इंसान है उसको हमने दबा दिया। डॉक्टर साहब मेरा सवाल दबा किस चीज़ से? डॉक्टर साहब हल्का सा मेरा जो सवाल है, एक तो आजकल जात पात धर्म उसके जो चल रहे हैं ना, कोई जात पात की लड़ाई कर रहा है, कोई समुदाय की लड़ाई कर रहा है। मैं आपको जो मेरा सवाल है उस पर है, आपका क्या उसमें क्या है? देखो, राजनीति के लाभ के लिए आपस में लड़ना, चाहे वो जात के नाम पे हो चाहे धर्म के नाम पे हो, अच्छा नहीं है। जी जी और जब हम अच्छे इंसान पैदा करेंगे इस देश में, जी जी तो मेरा ये आप पूरा विश्वास है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। जी जी क्योंकि हमने अच्छे इंसान पैदा नहीं किए हैं पिछले 70 साल में। जी जी हमने अपने शिक्षा को भी अपने मूल से अलग कर लिया। हमने अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति को अपनाया, मैकाले की शिक्षा पद्धति इस देश में चलती रही। तो उससे हुआ क्या? हम अपने संस्कारों से, अपने जड़ों से अलग हो गए। अब जब जड़ें और संस्कार अलग हुए तो अन्यथा आप देखो, पूर्व का इतिहास देखो, भारत ने किसी देश पर अटैक नहीं किया। जी जी हमारे ऊपर ही आक्रांता आए, हमारे ऊपर ही हमले हुए, परंतु हमने हमले की पहल कभी भी किसी देश से नहीं की। जी और वो चाहे पहले की बात थी, चाहे 1962, 65, 71 की या 99 की कारगिल की लड़ाइयाँ हों, जी। कभी भी हमने पहल नहीं की। जी और ये देश करेगा भी नहीं, क्योंकि इस देश ने सबको अपनाया है। जी जो लोग बाहर से छिटपिट कर आए उनको भी हमने अपनाया जी, है। जी। तो इस देश का जो धैर्य है वो बहुत बड़ा रहा है, इस देश का हृदय भी बहुत विशाल रहा है। परंतु मेरा ये मानना है कि अब हम उसे संकुचित ना करें। जो विशाल हृदय हम थे, हमें रहना चाहिए, और उस विशाल हृदय में हमें सबको अपनाना भी चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे विदेश में अंग्रेजों ने यहाँ शासक किया, कुछ दिन आए थे व्यापार के लिए, ऐसे कुछ समुदाय के लोग जो सुनने में आ रहे हैं वो आते हैं और यहाँ अपने वोट बैंक बना लेते हैं, वोट बैंक की राजनीति चलती है। इसमें क्या कहना है आपका? कैसे आते हैं? जैसे बाहर से आ जाते हैं कई लोग और यहाँ हिंदुस्तान में उनके आधार कार्ड भी बन जाते हैं, वोट कार्ड बन जाते हैं, आसपास के नहीं, देखो, घुसपैठियों को तो इस घुसपैठिए देश जी। को रोकना पड़ेगा। जी जी घुसपैठ तो किसी भी देश के लिए अच्छी और नहीं है। मुख्य भारत तो के लिए झगड़िया कारण भी घुसपैठिया ही। उसके ऊपर तो देखो, हमें बॉर्डर्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और प्रयास किए भी गए हैं, तारबंदी भी की गई है, बॉर्डर कंट्रोल्स पे फोर्सेस भी लगाई गई हैं, परंतु फिर भी घुसपैठ भारत में बहुत है। जी जी उस घुसपैठ को तो देखो रोकना ही पड़ेगा। जी हमें अपने आधार कार्ड से कुछ ना कुछ चेकिंग हुई है, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि भी आधार कार्ड से कोई कामयाबी नहीं मिली है। काफ़ी हद तक लोगों को पहचानने में, लोगों की पहचान जारी करने में मदद मिली है। एक यूनिक पहले आईडी की बात चली थी जो बीच में रुक गई। तो जब तक हम, ये महत्वपूर्ण है, देश के संसाधनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मान लो हमने एक सड़क या कोई संसाधन क्रिएट किए 125 करोड़ लोगों को सोच के, और अगले साल पता लगता है कि इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। जी जी तो वो गैप हम नहीं फिल कर पा रहे। हम ग्रो तो कर रहे हैं, पर जो गैप हमारा बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन की वजह से, तो इस पर जनसंख्या पे भी कंट्रोल होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जब तक हम जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं करेंगे, फिर हम उम्मीद सरकारों से करते हैं कि संसाधन कम है। आज आप कहीं रेल चला लो, उसके बाद पता लगता है ये रेल भी थोड़ी पड़ गई। बसें नहीं चला लो, फिर बसें भी थोड़ी पड़ जाती डॉक्टर हैं। साहब आखिरी सवाल, आपके 70 साल आपने राजनीति का, आपके बहुत नज़दीकी दोस्त हैं सारे, आप वर्तमान सरकार जो केंद्र और प्रदेश सरकार है, प्रदेश की मनोहर लाल सरकार है और सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसको आप कितना महत्व समझते हो, कितनी सफल सरकार समझते हो? बहुत काम हुए हैं जी, और बहुत अच्छे से हुए हैं। कोई भी दो कार्य मोदी सरकार के जो अपने अच्छे लगे, हालांकि आप तो बहुत हुए हैं। नहीं, मैं राजनीति की बातें नहीं करना चाहता, परंतु देश का जो परसेप्शन है, जी जी मैं विदेशों में भी गया हूँ, जी जी जितना भारत के बारे में बदला है, जी निश्चित रूप से उसमें ऐसा नहीं कि पीछे के लोगों का भी रोल नहीं रहा है। जी जी जी
परंतु इन पिछले 10 सालों में विशेष तौर पर भारत की छवि जी जो विदेशों में जी गई है, जी जी आज लोग हमें इज्जत से बात करते हैं। जी आज लोग हमारी हिंदी पढ़ने लगे हैं, जी आज लोग हमारे ग्रंथ पढ़ने लगे हैं, आज हमारे लोग हमारा योग अपनाने लगे हैं। जी हमारे योग को बाहर पूरी दुनिया अपना रही है, हमारे आयुर्वेद को लोग पूरे अपना रहे हैं। आप आज जाके इंग्लिश में कोई चीज़ मांगो यूके में, वो आपको हिंदी पंजाबी में जवाब देते हैं, अच्छा लगता है। जी जी स्विट्ज़रलैंड में मैं गया, वहाँ लिखा होता है रोज़ पढ़ो हिंदी। मतलब भारत ताकत उभर रहा है, तभी तो ये बदलाव आ रहे हैं। जी ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल गीता महोत्सव में 10 मेंबर पार्लियामेंट मौजूद थे। जी कैनबरा की पार्लियामेंट में हम लोग गए थे, फेडरल पार्लियामेंट में 10 एमपी वहाँ मौजूद थे। आप विश्वास करोगे कि वो 10 के 10 गीता पढ़ के आए थे। हम तो गीता उन्हें देने गए थे, भेंट करने गए थे, परंतु वो पढ़ के आए हुए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें गीता से निकाल कर हमें बताई। यानी उनकी रुचि भारत में बनी है। ये मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ। 1893 में विवेकानंद वहाँ गए थे। विवेकानंद को तब भारत की छवि क्या थी कि एक सपेरों का देश है, गरीबों का देश है, फटे कपड़े वालों का देश है, भिखमंगों का देश है। जी जी ऐसी एक स्थिति थी 1893 में। जी जी आज 2023 में भारत की छवि निश्चित रूप से पूरे विश्व में बदली है और पूरा विश्व भारत का लोहा अब मानने लगा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो हमें समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।